नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। हिस्ट्री का क्वेश्चन रिवीजन सीरीज चला रहे अभी हम। इसमें आज हम करेंगे कांग्रेस में गरम दल और नरम दल से संबंधित 36 क्वेश्चन, और भारत के बाहर जो क्रांतिकारी संगठन थे काम कर रहे भारत के बाहर, उनसे संबंधित 36 क्वेश्चन करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग 72 क्वेश्चन करी में प्रैक्टिस करेंगे। और इससे पहले हमने कांग्रेस या फिर उससे जुड़े हुए जो विद्रोह हुए, भारत में जो आंदोलन हुए, नरमपंथी आंदोलन, वो सारे हम लोग क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। कांग्रेस से पहले क्या संस्थाएं, तो आप लोग जाके देख सकते हैं उसको। चलिए पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के पर्दापण से पूर्व भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को निम्नलिखित में से किन घटनाओं ने प्रभावित किया था। तो इसमें देखना हमें, पहला का 1898 में इटली और अबिसिनियाई युद्ध, तो ये भी सही है। चीन के बॉक्सर आंदोलन ने, सही है। आयरलैंड के क्रांतिकारी आंदोलन ने, बिल्कुल सही। रूस जापान के युद्ध में जापान की विजय ने भी हमें प्रेरित किया था कि अंग्रेज भी हार सकते हैं किसी से युद्ध में, है ना। जो गोरे चमड़ी वाले लोग होते हैं ये भी युद्ध में हार सकते हैं। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, 1 2 3 4। इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं कि भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दशा को महात्मा गांधी के पर्दापण से पूर्व इटली अबिसिनिया युद्ध, जिसमें इटली की औपनिवेशिक शक्ति की पराजय हुई थी, और 1899 से 1901 के दौरान चीन में साम्राज्यवादियों के विरुद्ध चलाए गए बॉक्सर आंदोलन और रूस पर जापान की विजय, इन सब ने प्रभावित किया था। किंतु इनमें वर्ष 1905 में जापान की रूस पर विजय का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। जापान ने वर्ष 1905 में जारशाही रूस को हराकर स्वयं को सैनिक दृष्टि से शक्तिशाली यूरोपीय देश से श्रेष्ठ सिद्ध कर दिया। ओके, और इस मिथ्या भ्रम का निवारण हो गया कि गोरी जाति के लोग अजेय होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति किस तरह का था। नरम दल के नेताओं की पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, राजमावध्य आंदोलन। मतलब ये बीपीएससी का 2 बार पूछ चुका है इसको क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन जो होता है ना, उसी को कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की प्रमुख पद्धति थी राजमावध्य आंदोलन, अर्थात प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की मांग, जनता में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना। ओके, राजवामबद्ध आंदोलन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित में किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ। किस आंदोलन के बाद नरम दल और गरम दल स्पष्ट रूप से हमें दिखने लग जाते हैं भारतीय आंदोलन में, तो वो कौन सा है, स्वदेशी आंदोलन। जब बंगाल का विभाजन हुआ उसके बाद 1905-06 के आसपास से इसको शुरू किया गया था। स्वदेशी आंदोलन तथा विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के बंगाल के बाहर प्रसार को लेकर कांग्रेस के उग्रपंथी और नरमपंथी धड़ों के मध्य मतभेद व्याप्त था। गरमपंथी आंदोलन स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को बंगाल तक ही सीमित न रखकर उसे देश के अन्य हिस्सों तक पहुंचाना चाहते थे। वे केवल विदेशी माल के बहिष्कार से ही संतुष्ट नहीं थे, बल्कि वे चाहते थे कि अंग्रेज हुकूमत को किसी भी तरह का सहयोग न दिया जाए, है ना। ये गरमपंथी लोगों का विचार था। अधिकतर नरमपंथी नेता कौन थे, ग्रामीण क्षेत्र से, शहरी क्षेत्र से। बीपीएससी के सारे क्वेश्चंस हैं ये शहरी क्षेत्रों से, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र से, पंजाब से। इसका क्या हो जाएगा, शहरी क्षेत्र के निवासी थे अधिकतर नरमपंथी नेता जो थे, जिसमें दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दीन सावाचा, व्योमेश चंद्र बनर्जी, सूर्यनाथ बनर्जी आदि शहरी क्षेत्रों से संबंधित थे। इस काल में कांग्रेस में समृद्धशाली मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी, जिसमें वकील, डॉक्टर, इंजीनियर है, इन सब की प्रधानता रही है ना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि निम्नलिखित में किसने 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया। किसने बोला 1904 ईस्वी से लगातार, एस.एन. बनर्जी, अरविंद घोष, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। 1904 में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में पहली बार रखी थी स्वराज की मांग इन्होंने, है ना, दादा भाई नौरोजी ने। लेकिन कांग्रेस अधिवेशन के तौर पर अगर हम देखें तो 1906 का कलकत्ता अधिवेशन है। 1906 के कांग्रेस अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में इन्होंने स्वराज की मांग की थी। कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के मंच से पहली बार दादा भाई नौरोजी ने 1906 में मांग की थी। 1904 में इन्होंने इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में पहली बार यह मांग रखी थी, और 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में अपने संदेश में भी स्वशासन की बात कही थी इन्होंने। लेकिन स्पष्ट रूप से 1906 में आता है कलकत्ता अधिवेशन में। निम्न से कौन उग्रपंथी नहीं था, ये पूछा है आपसे। बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल, उधम सिंह, गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले नरमपंथी नेता में आते हैं।
ओके, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। बीपीएससी 2000 ईस्वी का क्वेश्चन है। गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी खेमे संबद्ध थे। वह समभाव और मृदु न्यायप्रियता विश्वास करते थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि देश का पुनरुद्धार उत्तेजना के वायुमंडल में नहीं हो सकता है। अगला है कि 7वां नंबर कि इनमें से कौन उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में नहीं था। गोपाल कृष्ण गोखले, बिपिन चंद्र पाल, लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय। तो कौन नहीं थे? गोपाल कृष्ण गोखले। 7 का ए हो जाएगा। 8वां एक निम्न के कौन उग्रवादी नेता नहीं है? बिपिन चंद्र पाल, बीजी तिलक, जीके गोखले। आंसर डी हो जाएगा। एक ही तरह के क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर 9 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था? किसने लगाया? लाला हरदयाल, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने यह आरोप लगाया था कि आप लोग याचना विरोध की राजनीति करते हैं। 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कांग्रेस के अंदर उग्रवादी दल के उदय के साथ साथ देश में क्रांतिकारी उग्रवादी दलों का भी आविर्भाव हुआ। उग्रवादी विचारधारा के 4 प्रमुख नेता बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। इन नेताओं ने स्वराज प्राप्ति को ही अपना लक्ष्य बनाया हुआ था। उन्हें उदारवादी नेताओं की तरह संवैधानिक दायरे के अंदर अपनी मांगें मनवाने में कोई विश्वास नहीं था। तिलक ने कहा कि हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं है। ये भी स्टेटमेंट आप लोगों को याद कर लेना चाहिए। अगली बार ये स्टेटमेंट आपसे पूछ सकता है ना, कि ये स्टेटमेंट किसका है कि हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं। उन्होंने कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना और विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग कि किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? तो बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक। भारतीय राजनीति का इनको बेताज बादशाह कहा जाता है, बाल गंगाधर तिलक। और वैलेंटाइन सिरोल ने इनको भारतीय अशांति का जन्मदाता कह दिया था, जिसके बाद ये उनसे केस लड़ने के लिए लंदन तक चले गए थे। अगला है कि कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति अंतोगत्वा समाप्त हो गई। अरविंद घोष के नेतृत्व में, बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में, लाला लाजपत राय के नेतृत्व में, महात्मा गांधी के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में समाप्त हो गई? IAS 1999 क्वेश्चन है, तो चलते इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है बी, बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति समाप्त हो गई थी। कांग्रेस नेतृत्व के आवेदन निवेदन की नीति की असफलता ने देश के अंदर, खुद कांग्रेस के अंदर असंतोष पैदा कर दिया था। ओके ना, तो बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल को अंदर से आंदोलन किया और इन युवा नेताओं ने उदारवादी नेताओं की राजनीतिक भिक्षावृत्ति में कोई विश्वास नहीं जताया और इन्होंने अपना स्वराज प्राप्ति को प्रमुख लक्ष्य बना लिया था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किनका है? तो बाल गंगाधर तिलक का ही है। और उनके नेतृत्व में ही कांग्रेस में प्रार्थना और याचिका की नीति समाप्त हो गई थी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था, बेगिंग इंस्टीट्यूट कहा था? तो ये कहा था बाल गंगाधर तिलक जी ने ही। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन गर्मपंथियों का प्रभावाधीन कब आ गया था? ये पूछा है आपसे। तो जब भी आए तो 1906 स्वदेशी आंदोलन की बात करना। स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के बाद। ओके, गरम दल का नेतृत्व कौन कौन कर रहे थे? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष। ये सब गरम दल के हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा नेता कांग्रेस की गरम दल से संबंधित है? अरविंद घोष, दादा भाई नौरोजी, जीके गोखले, SN बनर्जी। तो पूछा है संबंधित था, है ना? अरविंद घोष इसमें आंसर हो जाएंगे। बाकी जीके गोखले, दादा भाई नौरोजी और SN बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये तीनों नरमपंथी नेताओं में आते हैं। अरविंद घोष गर्मपंथी नेताओं में आते हैं। तो BPSC में बार बार इस तरह के क्वेश्चन रिपीट करता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन एक उग्रवादी था? फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले। बिल्कुल नहीं हो सकते। सब बिपिन चंद्र पाल। उपयुक्त में से कोई इसका आंसर सी हो जाएगा, बिपिन चंद्र पाल, बाल लाल पाल। राष्ट्रीय आंदोलन निम्न से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता है ना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक। एक ही तरह का क्वेश्चन पूछता है इससे रिलेटेड, लेकिन पता होने चाहिए। शेरे पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? राजगुरु, भगत सिंह, उधम सिंह, लाला लाजपत राय। तो ऑप्शन बहुत अच्छा दिया है इनमें सारे। तो लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब कहा जाता है। और साइमन के विरुद्ध, जो साइमन कमीशन आया था उसके विरोध में लाठी की चोट इनके ऊपर लगने से इनकी मौत हो गई थी। जिसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि भगत सिंह लोगों ने लाहौर का कांड रचा था, गोली मार दी थी। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से जुड़ा नहीं था?
फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, लाला लाजपत राय। निम्न से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपने राजनीतिक गुरु मान लिया था? तो मैजिनी को माना था इन्होंने। यूपीएससी ने 2019 ईस्वी में क्वेश्चन पूछा कि मैजिनी पर किसने जीवनी लिखी है ना। लाला लाजपत राय ने इटली के क्रांतिकारी राष्ट्रपिता मैजिनी के जीवन वृत्ति को पढ़ने के बाद उसे अपना राजनीतिक गुरु माना और बाद में उसने मैजिनी की उत्कृष्ट रचना द ड्यूटीज ऑफ मैन करके उर्दू में अनुवाद भी किया था इन्होंने, है ना। तो मैजिनी इनके गुरु थे। और किसका पढ़ा है हमने? गैरिबाल्डी और मैजिनी गुरु थे जिनका, तो वो थे वीडी सावरकर। अभिनव भारत का गठन किया था उन्होंने मैजिनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। आईएएस प्री 2018 का क्वेश्चन अभी मैंने बोला। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए थे। वो कौन थे? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? लाला लाजपत राय थे वो। ओके। 1907 में 6 माह के निर्वासन के दौरान कुछ समय के लिए अमेरिका में रहे थे ये। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये आर्य समाज से भी जुड़े हुए थे। निम्न से कौन मध्यम मार्गी नहीं था? मध्यम मार्गी नहीं था, या तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक थे। ये गर्म दल के नेता थे, मध्यम मार्गी बिल्कुल भी नहीं थे। निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? स्वदेशी के समर्थक की पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा अरविंद घोष। बंगाल विभाजन के विरोध में चलाए गए स्वदेशी आंदोलन के अरविंद घोष प्रमुख नेता थे। इस आंदोलन के अन्य प्रमुख नेता लाला लाजपत राय पंजाब में, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र में, बिपिन चंद्र पाल बंगाल में, ओके, और सुब्रमण्यम अय्यर दक्षिण भारत में, और फिर दिल्ली में हैदर राजा थे, हैदर राजा। निम्नलिखित में किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो ये उसने लिखा था, वैलेंटाइन सिरोल ने लिखा था। इस तरह क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए। तो लोकमान्य तिलक को किसी ने, वैलेंटाइन सिरोल ने एक बार बोल दिया था, हम नहीं बोल सकते ना। ओके, तो इसका आंसर सी था। बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा था? वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किसने कहा कि तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं? बार बार इस तरह के क्वेश्चन पूछा। वैलेंटाइन सिरोल। भारतीय अशांति के जनक जी.के. गोखले। बीजी तिलक को सजा के पश्चात निम्नलिखित में किसने दया की वकालत की थी और कहा था कि संस्कृत एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है? ये सब किसने लिखा था तिलक जी के लिए? अच्छा क्वेश्चन है ये, 2014 में पूछा है। तो मैक्स मूलर ने इनके लिए लिखा था। क्यों लिखा था? क्योंकि तिलक जो है उन्होंने हिस्ट्री पर एक किताब भी लिखी है, आर्कटिक होम ऑफ आर्यंस, आर्कटिक होम्स ऑफ आर्यन, जिन्होंने इन्होंने आर्कटिक प्रदेश को आर्य लोगों का घर बताया है, मूल निवास, जहाँ से वो भारत की तरफ आए थे। बाल गंगाधर तिलक को सजा सुनाए जाने के पश्चात प्रसिद्ध विद्वान मैक्स मूलर ने दया की याचिका वकालत करते हुए कहा कि संस्कृत एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। 22 है कि बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाने जाने लगे थे जब वे लोकप्रिय शिक्षक बन गए। बीपीएससी 2018 क्वेश्चन है। लोकप्रिय शिक्षक बन गए, उन्होंने एक लोकप्रिय अखबार शुरू किया, सरकार ने उन्हें रैंड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया, उन्हें शिवाजी और गणपति महोत्सव शुरू किया था। इसका पढ़ देता हूँ मैं कि ब्रिटिश सरकार ने बाल गंगाधर तिलक को पूना के असिस्टेंट कलेक्टर रैंड की हत्या के मामले में अभियुक्त बनाया। तिलक को दोषी पाया गया, 18 माह की कठोर कारावास की सजा सुनाई। जब जेल से बाहर आए तो वे एक राष्ट्रीय नायक, नेशनल हीरो के तौर पर उभरे। इस तरह किसी एक घटना ने बहुत सी घटनाओं को मिलाकर उनको नाम दिया गया लोकमान्य का। ओके, लोग बहुत मानते थे उनको महाराष्ट्र में। 29 नंबर है कि 1908 में 6 वर्ष की कारावास की सज़ा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई थी? तो 6 वर्ष की सज़ा किनको दी गई थी? बाल गंगाधर तिलक को। मांडले जेल में रखा गया था इनको, वहीं पर इन्होंने गीता रहस्य नाम की बुक लिखी थी। बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। केसरी में प्रकाशित लेखों के आधार पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया था, ये भी पूछ सकता है। केसरी बुक में इन्होंने जो प्रकाशित लेख थे इनके सीरीज़ के, जिसमें इन पर आरोप लगाया गया कि ये मर्डर करने के लिए उकसा रहे हैं भारत के क्रांतिकारियों को। 30 नंबर है कि 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी, 5 वर्ष की, 6 वर्ष की, तो 6 वर्ष की हुई थी, है ना, इसको याद रखना आप लोग। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा को निम्नलिखित में से कौन एक निरूपित करता है? उग्रवादी विचारधारा को इन 4 में सेंटेंस में से कौन एक निरूपित करता है, ये पूछा है। आयातित वस्तुओं पर देशज वस्तुओं को प्राश्रय देकर देशज वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ावा देना,
संवैधानिक साधनों और याचिका के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना, देश को आवश्यकता अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा प्रदान करना, सैनिक विद्रोह द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध बलात् राज परिवर्तन संगठित करना। ये 4 दिए हैं ऑप्शन। और आपसे पूछा है कि उग्रवादी विचारधारा को निम्नलिखित में कौन एक निरूपित करता है, तो आपके हिसाब से क्या होगा आंसर? तो उसके बाद मैं आपको आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर सबसे सटीक होगा बी की संवैधानिक साधन और याचिका का स्थान पर आक्रामक साधनों से सुशासन को प्राप्त करना। ओके, तो बी आंसर सबसे सटीक होगा उग्रवादी विचारधारा को लेकर स्वतंत्रता आंदोलन में। अगले पर चलते हैं कि भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, इसका क्या कारण था, ये पूछा है आपसे। उन पर सर सैयद अहमद खान का प्रभाव था, उग्रवादी नेताओं का मुस्लिम विरोधी दृष्टिकोण और मुस्लिम महत्वाकांक्षाओं के प्रति उदासीनता का भाव, उग्रवादियों को कि हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति। ये क्वेश्चन पूछा है आपसे। चारों ही ऑप्शन मिलते जुलते लग रहे हैं, यूपीएससी का क्वेश्चन है ये। तो इसका क्या आंसर दिया है? इसका आंसर दिया है डी, उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति। इसके कारण मुस्लिम जो थे वो सामान्य तौर पर उग्रवादी आंदोलन से नहीं जुड़े हुए थे। ओके, 32 का डी दिया है। 33 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कथन कारण दिया है कि बाल गंगाधर तिलक सांप्रदायिकतावादी थे, क्योंकि कारण से पहले क्या लगाया जाता है इसको पढ़ने के लिए? क्योंकि उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया था। धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया था। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। ए गलत है परंतु आर सही है ना। वो सांप्रदायिकतावादी नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं थे, ये तो गलत ही है। उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया, ये तो सही है। शिवाजी महोत्सव को उन्होंने मनाना शुरू किया ताकि लोगों को भारतीय चीज़ों पर गर्व करना लोग सीखें। गणपति महोत्सव मनाना शुरू किया। हालांकि जब हम आलोचना करते बाल गंगाधर तिलक जी की, अगर आपको क्वेश्चन मेंस में देता है उनकी समालोचनात्मक पूर्वक विवरण के लिए, तो उसमें बताया जाता है कि शिवाजी महोत्सव या गणेश उत्सव से जो भारत में धर्म की राजनीति शुरू हुई थी। इसका आंसर डी सही हो जाएगा। ए गलत है परंतु आर सही है। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किया था, तो बीजी तिलक हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। 35 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र के गणपति उत्सव का ऐसा कायाकल्प किया कि वह एक राष्ट्रीय उत्सव हो गया। पूरे दक्षिण भारत में ही मनाया जाता है गणपति उत्सव, जितने उत्तर भारत में दुर्गा पूजा होती है उसी तरह से। इसका आंसर डी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। और 36 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी। जो महात्मा गांधी थे और बाल गंगाधर तिलक थे, इनमें वैचारिक रूप से बिल्कुल भी नहीं बनती थी, लेकिन जब असहयोग आंदोलन शुरू होने से ठीक पहले बाल गंगाधर जी की मृत्यु हुई थी तो 2 लोगों ने इनको कंधा दिया था, एक शौकत अली और महात्मा गांधी जी ने भी दिया था। ओके, इसका आंसर ए हो जाएगा। 1 अगस्त 1920 की इनकी मृत्यु हो गई थी। ये हमने भारत में क्रांतिकारी आंदोलन कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे भारत के बाहर जो क्रांतिकारी आंदोलन थे उससे जुड़े हुए क्वेश्चन करेंगे 36। ओके, भारत से बाहर क्रांतिकारी आंदोलन। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया गया था, किसके द्वारा? लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी, तो श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा इंडियन होम रूल सोसाइटी। और इन्होंने इंडिया हाउस की भी स्थापना की थी लंदन में। इंडिया हाउस क्या था ये? लंदन जो भी भारतीय क्रांतिकारी जाते थे उनके रुकने ठहरने की जगह थे। यहाँ पर बाद में वी.डी. सावरकर भी ठहरे थे, उधम सिंह भी ठहरे थे, मदन लाल ढींगरा भी यहीं पर ठहरा था। ओके, तो ये सारे थे। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, श्यामजी कृष्ण वर्मा। 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। उन्होंने इंडिया हाउस की भी स्थापना की थी। यहाँ से एक समाचार पत्र द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, इसको आप लोग जरूर याद रखना, का प्रकाशन भी प्रारंभ किया। लंदन में सरकारी तंत्र की विशेष सक्रिय होने के कारण श्यामजी वहाँ से पेरिस और अंततः जेनेवा चले गए थे। ओके, अगला है कि श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी का स्थापना कहाँ पर किया था? तो लंदन में किया था। इसका आंसर ए होगा। तीसरा है कि इंडियन होम रूल सोसाइटी का स्थापना कहाँ पर हुई थी, कब, ये पूछा है आपसे। तो 1905 ईस्वी में इंडियन होम रूल सोसाइटी का स्थापना लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा, चौथा का ए। पांचवा है कि लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? ये बीपीएससी क्वेश्चन है 2019 का, तो श्यामजी कृष्ण वर्मा हो जाएगा। वह कौन था जिसने गदर पार्टी की स्थापित किया था? गदर पार्टी को लाला हरदयाल ने स्थापित किया था, लाला हरदयाल। 1913 में मोहन सिंह भखना ने, कौन? मोहन सिंह भखना ने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट की बात कर रहा अमेरिका के, नामक संस्था की स्थापना की। इस संस्था ने गदर नामक एक अखबार निकाला
जिससे इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी ही पड़ गया। लाला हरदयाल इस संस्था के मनीषी पथ प्रदर्शक थे, मतलब मुख्य पथ प्रदर्शक थे। चूंकि विकल्प में सोहन सिंह भकना नहीं दिया गया है, इसलिए विकल्प ए सही उत्तर होगा। देखो यहाँ पर एक चीज़ आप लोग सीख लीजिए, अगर यहाँ पर डी ऑप्शन बरकतुल्ला की जगह सोहन सिंह भकना लिखा रहता तो हम ई ऑप्शन पर मारते, करेक्ट है ना, क्योंकि लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकना का मुख्य नाम आता है इसमें। 7वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 7वां इधर था, सॉरी। निम्नलिखित में किसने गदर पार्टी का गठन किया? वीडी सावरकर, रास बिहारी बोस, मदन लाल ढींगरा, लाला हरदयाल। तो लाला हरदयाल ने स्थापित किया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1913 ईस्वी में हुई थी। ये कई बार सीक्वेंस में लगाने के लिए आपको देगा। 1913 ईस्वी में हुई थी, 1913 ईस्वी में। गदर पार्टी का नेता कौन था? भगत सिंह, लाला हरदयाल। तो लाला हरदयाल हो जाएगा 9 का ए। निम्नलिखित में कौन गदर पार्टी का पहला सभापति था? पहला सभापति तो सोहन सिंह भकना आंसर हो जाएगा इसका, सोहन सिंह भकना। गदर पार्टी पराधीन भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र करने के उद्देश्य से बना था। इसे अमेरिका और कनाडा के भारतीयों ने वर्ष 1913 में बनाया था। यह पार्टी हिंदुस्तान गदर नामक पत्र भी निकालती थी, जो किस किस भाषा में रिलीज होती थी ये पत्र, ये भी याद रखना है आपको, क्योंकि कितनी बार पीसीएस ने ये भी पूछा है। तो ये उर्दू, गुजराती और पंजाबी में प्रकाशित होता था। गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष सरदार सोहन सिंह भकना थे। गदर आंदोलन की स्थापना की थी किसने? तो सोहन सिंह भकना इसमें आंसर, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। और लाला हरदयाल भी है, तो इसका आंसर डी ही होगा। जब दोनों रहें तो मुख्य रूप से नाम इन्हीं का आता है, सोहन सिंह भकना का। वैसे बीपीएससी रहता तो आप ई ऑप्शन मार सकते हैं। गदर पार्टी से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं थे? इसका आंसर क्या हो जाएगा? खुदीराम बोस नहीं थे। खुदीराम बोस मुजफ्फरपुर में बम फेंकने के मामले में इनको फांसी हो गई थी। खुदीराम बोस को, सबसे कम उम्र के फांसी चढ़ने वाले क्रांतिकारी थे खुदीराम बोस। गदर पार्टी में रामचंद्र, बरकतुल्ला, रास बिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप, अब्दुल रहमान, मैडम भीकाजी कामा थे। ये सभी गदर पार्टी से जुड़े हुए थे, है ना। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। भाई परमानंद, करतार सिंह सरावा, पंडित काशीराम प्रमुख थे। 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी ने किंग फोर्ट पर बम फेंका था, है ना। और 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई थी। अगला है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल क्या था? ये पूछा है आपसे। मध्य अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, पश्चिम अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। तो अभी हमने पढ़ा अमेरिका और कनाडा के इलाकों में सक्रिय थे, तो कौन सा हो जाएगा? पश्चिमी अमेरिका का भाग जो था वहाँ पर थे मुख्य रूप से सक्रिय। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल उत्तरी अमेरिका का मुख्य देश संयुक्त राज्य अमेरिका का सैन फ्रांसिस्को था। सैन फ्रांसिस्को नगर था। सैन फ्रांसिस्को संयुक्त राज्य अमेरिका का पश्चिमी भाग में स्थित है। यदि अमेरिका का अर्थ संयुक्त राज्य अमेरिका से लगाया जाए तो सही उत्तर सी होगा, किंतु यदि अमेरिका का अर्थ अमेरिकी महाद्वीप से लगाया जाए तो सही उत्तर विकल्प बी होगा, है ना। उत्तरी अमेरिका अगर हम उसके हिसाब से देखें तो उत्तरी अमेरिका होना चाहिए था, लेकिन अमेरिका का मुख्य रूप से देखें तो पश्चिमी अमेरिका हो जाएगा, है ना। पश्चिम का कोष सैन फ्रांसिस्को में। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी कहाँ पर? संयुक्त राज्य अमेरिका में। 14 का डी। निम्नलिखित में किस देश में गदर पार्टी की स्थापना हुई? तो अमेरिका में हुई थी, यूएसए। 15 का ए हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। गदर क्या था? भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ था जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में था, तो पहला ही सही हो जाएगा। एक राष्ट्रवादी संगठन नहीं, सिंगापुर वगैरह सब ये तो नहीं होगा, पहला ही सही है, 16 का ए हो जाएगा। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? अभी हमने पढ़ा 1913, डेट है 21 अप्रैल। तो 13 बस याद रखना, क्योंकि वो सीक्वेंसिंग करने के लिए ज़रूर देता है। गदर पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। 18 है कि गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो गदर क्रांति छिड़ने का प्रमुख कारण पूछ रहा है। लाला हरदयाल की गिरफ्तारी, कामागाटू घटना क्या है? जहाज़ लेके कुछ लोग यहाँ से पंजाब से जापान के तट से ये लोग जा रहे थे कनाडा तक जहाज़ लेके, और फिर वहाँ पर उनको उतरने नहीं दिया गया, फिर वापस जहाज़ को कलकत्ता भेज दिया गया था। कामागाटू जहाज़ पकड़न है ये। प्रथम महायुद्ध का शुरू होना, करतार सिंह सरावा को फांसी। इसका आंसर पढ़ लेते हैं, सी दिया है प्रथम महायुद्ध का शुरू होना। जब प्रथम विश्व युद्ध छिड़ा तो ये लोग सोच रहे थे कि इसी समय हम लोग अंग्रेज को भारत से क्यों न भगा दें। स्वदेशी आंदोलन निष्क्रिय होने और भारतीय राष्ट्रवाद की पहरी भी निष्क्रिय हो गए थे। वर्ष 1914 में अचानक छिड़े प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय राष्ट्रीयता के पहरियों को झकझोर दिया, उन्हें उद्वेलित किया। उस समय यह धारणा प्रचलित हो गई थी कि ब्रिटेन पर किसी भी तरह का संकट भारत के हित में है
उसके लिए एक मौका है। इस मौके का कई जगहों पर कई तरह से फ़ायदा उठाया गया। उत्तरी अमेरिका में गदर क्रांतिकारियों ने और भारत में लोकमान्य तिलक और एनी बेसेंट एवं स्वदेशी संगठनों ने इसका लाभ उठाया। भारत में ये लोग क्या कर रहे थे? भारत में उस समय होम रूल लीग आंदोलन चल रहा था। होम रूल लीग आंदोलन, आयरलैंड की तरफ से होम रूल लीग आंदोलन चल रहा था और बाहर गदर क्रांतिकारी आंदोलन कर रहे थे, है ना। निम्नलिखित में कौन व्यक्ति था जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी तो महेंद्र प्रताप। इन्होंने अफगानिस्तान में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी प्रथम विश्व युद्ध के समय, और कुछ देशों ने उसको मान्यता भी दी थी। जर्मनी और रूस ने मान्यता दी थी। क्यों? क्योंकि जर्मनी और रूस उस समय इंग्लैंड के खिलाफ थे उस समय। राजा महेंद्र प्रताप ने अपने सहयोगी बरकतुल्ला के साथ प्रथम महायुद्ध के दौरान 1915 में काबुल अफगानिस्तान में भारत के प्रथम अस्थायी सरकार का गठन कर दिया था। इसमें राजा महेंद्र प्रताप स्वयं राष्ट्रपति और बरकतुल्ला प्रधानमंत्री थे। अफगानिस्तान के काबुल में प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारतीयों की एक अंतिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? इसका आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान के काबुल में 1915 ईस्वी में एक अंतरिम सरकार की गठन राजा महेंद्र प्रताप जी ने किया था। बरकतुल्ला जी प्रधानमंत्री थे। जर्मनी के समर्थन से काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। ये बीपीएससी 66 का जो री एग्जामिनेशन कुछ जगहों पर हुआ चोरी चकारी के बाद, तो उसके बाद उसमें पूछा था अंतरिम सरकार का गठन हुआ गदर आंदोलन के दौरान, स्वदेशी आंदोलन के दौरान, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, होम रूल आंदोलन के दौरान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ई हो जाएगा। ई हो जाएगा क्यों? क्योंकि 1915 में हुआ है, 1915 के आसपास के करीब में हुआ है। और ऊपर तो हमने पढ़ा ही, इसका समय क्या था? 1915 ईस्वी काबुल में अफगानिस्तान में हुआ था, है ना। तो उस समय गदर आंदोलन भी चल रहा था हल्के से, मतलब अपनी पराकाष्ठा पर था। और उसमें होम रूल आंदोलन भी था, क्योंकि ये स्पष्ट समय इसका 1915 के आसपास है ना। इसका ई आंसर हो जाएगा। 22 नंबर पे चलते हैं कि कौन क्रांतिकारी भारतीय क्रांति की माँ कहलाती हैं? भारतीय क्रांति का, इंडियन रिवॉल्यूशन का उनको मदर कहा जाता है, मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन। तो भीकाजी रुस्तम कामा, डी आंसर हो जाएगा। डी आंसर हो जाएगा इसका 22 का। इसको पढ़ देता हूँ मैं थोड़ा सा कि भीकाजी रुस्तम कामा क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की समर्थक थी। उन्होंने यूरोप और अमेरिका से क्रांति का संचालन किया। वर्ष 1907 में इन्होंने स्टुअर्टगार्ड, जर्मनी के अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया, जहां इन्होंने प्रथम भारतीय झंडे को फहराया। इसी सम्मेलन में इन्होंने अपनी पूरी शक्ति के साथ स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने की संकल्प उद्घोषणा की। ये 30 वर्षों तक पेरिस में भारत की स्वतंत्रता के लिए काम करती रहीं। वर्ष 1936 से 75 वर्ष की अवस्था में बम्बई लौट कर आई और उसी वर्ष उनका देहांत हो गया था। वह भारतीय क्रांति की माँ के रूप में विख्यात है, मैडम भीकाजी रुस्तम कामा। अगला है कि मैडम भीकाजी कामा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आईएएस प्री 2006 में पूछा है कि मैडम कामा ने वर्ष 1907 में पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रहीं। मैडम कामा के माता पिता पारसी थे। तो नाम से ही स्पष्ट है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? 2 और 3 सही है। पेरिस में नहीं, स्टुअर्टगार्ड में उन्होंने फहराया था ना, उन्होंने स्टुअर्टगार्ड जर्मनी में फहराया था, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है। पहला में दिया है पेरिस, तो पहला गलत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मैडम भीकाजी रुस्तम कामा। बिहार पीसीएस 2016 का क्वेश्चन है ये। 25 है कि निम्नलिखित किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था? तो भीकाजी कामा का ही नाम आता है। स्टुअर्टगार्ड में 1907 में फहराया था। मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ पर फहराया था? जर्मनी के स्टुअर्टगार्ड में। इसका आंसर डी हो जाएगा। मैडम कामा ने भारत की तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ पर फहराया था? स्टुअर्टगार्ड। बीपीएससी प्री 2020 में भी पूछा है, बार बार पूछता है ये चीज़। सी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में किस युग्म को इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारी को हत्या के आरोप में फांसी की सजा दी गई? राजगुरु, सुखदेव, खुदीराम बोस, सूर्यसेन, मदन लाल ढींगरा, उधम सिंह। तो मदन लाल ढींगरा और उधम सिंह है। मदन लाल ढींगरा ने कर्नल वायली को गोली मारी थी, उधम सिंह ने जनरल ओडायर को गोली मारी थी, है ना। जनरल माइकल ओडायर जो था उसको गोली मारी थी लंदन में 1940 ईस्वी में। और 1909 ईस्वी में लंदन में भारतीय राष्ट्रीय संघ के बैठक में भारत राज्य सचिव के सलाहकार कर्जन वाइली और कावास लक्काक को गोलियों से भून दिया था मदन लाल ढींगरा ने। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम सब लोग। कर्जन वाइली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया था? 63वीं बीपीएससी 2017 में पूछा है ये। तो मदन लाल ढींगरा इसका आंसर हो जाएगा।
मैडम भिकाजी कामा, एम बरकतुल्ला, VVS अय्यर और MN राय में क्या समानता थी। MN राय की बात कर रहा है। इन सब में समानता क्या थी। सभी अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी आंदोलन के अग्रगामी सदस्य थे। क्रांतिकारियों के एक दल ने काबुल में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई। उसमें M बरकतुल्ला प्रधानमंत्री और शेष सभी मंत्री थे। सी है कि वे सभी प्रमुख क्रांतिकारी थे और स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में भारत से बाहर विविध देशों में काम कर रहे थे। अगला है कि वे सभी लॉर्ड डलहौजी पर बम फेंके जाने के मामले में अभियुक्त थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर सी सही होगा कि वे सभी क्रांतिकारी थे और भारत के बाहर काम कर रहे थे। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 1906 ईस्वी में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। विनायक दामोदर सावरकर ने। VD सावरकर हैं इसके, है ना। और इस संस्था के प्रमुख सदस्य के रूप में कौन कौन थे। और अभी मैंने बताया इंडिया हाउस में की थी, जहाँ पर श्यामजी कृष्ण वर्मा वगैरह थी। अगला है कि इसके सब सदस्य में कौन सा है। VD सावरकर हैं, PM बपत हैं, लाला हरदयाल जैसे क्रांतिकारी जुड़े हुए थे। कामागाटा मारू क्या है। तो ये क्या है। ये कनाडा की यात्रा पर निकलने वाला एक जलपोत था। अभी मैंने किस्सा सुनाया था आपको। कामागाटा मारू कनाडा की यात्रा पर निकलने वाला एक जलपोत था। थोड़ा सा ब्लर हो गया है, अगली बार से अच्छे से करूँगा मैं इसको। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत के गुरदीप सिंह ने किराए पर लेकर 376 यात्रियों को बैठाकर कनाडा के बंदरगाह वैंकूवर को प्रस्थान किया। तट पर पहुंचने के बाद कनाडाई पुलिस ने भारतीय यात्रियों की घेराबंदी कर उन्हें देश में प्रवेश करने से रोक दिया और फिर उस जहाज़ को वापस कलकत्ता लाना पड़ा। कामागाटा मारू प्रसिद्ध है क्यों भाई। तो ये एक जलपोत के नाते प्रसिद्ध है। B आंसर हो जाएगा 33 का। 34 निम्न कौन कामागाटा मारू घटना से संबंधित था। तो इसका आंसर हो जाएगा बाबा गुरदीप सिंह संबंधित थे। इन्होंने ही किराए पर जहाज़ लिया था। कामागाटा मारू क्या था। तो एक जहाज़ था। C हो जाएगा 35 का। 36 नंबर क्वेश्चन है और इस सेशन का आखिरी कि वह कौन थे जिन्होंने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। ब्लर हो गया है थोड़ा सा। इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। मैं पढ़ देता हूँ। A में लिखा है मोतीलाल नेहरू, B में महात्मा गांधी, C में रास बिहारी बोस और D में लाला लाजपत राय लिखा हुआ है। तो इसका आंसर है C। रास बिहारी बोस जी ने इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की थी। रास बिहारी बोस जापान में रह रहे भारतीय और प्रवासियों ने 28 से 30 मार्च 1942 के दौरान राजनीतिक समस्याओं पर विचार विमर्श करने हेतु टोक्यो में भारतीयों का एक सम्मेलन आयोजित किया। 1942 से बैंकॉक सम्मेलन में इसको विधिवत रूप प्रदान किया एवं सुभाष चंद्र बोस को निमंत्रित किया गया। इस सम्मेलन में रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना 1942 में कहाँ पर किया था। तो अभी पढ़ा मैंने बैंकॉक में किया था, बैंकॉक सम्मेलन में। ओके, तो 72 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताना, है ना। कुछ काम आ रहा हो तभी तो आगे कंटिन्यू करता है कोई। ओके, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसका पूरा प्लेलिस्ट है जिसमें हिस्ट्री के MCQ हैं पूरे, उसको जाके ज़रूर देखिए, आपको बहुत सारा मिलेगा। इस PDF में 450 क्वेश्चन थे जिसको हमने कंप्लीट कर दिया है। 3 वीडियो में आई थिंक कंप्लीट किया इसको मैंने। तो थैंक यू सो मच।